बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु में धातुओं के गुण के संबंध में जो मैंने कल आपको ऑडियो और टेक्स्ट के माध्यम से समझाया था, उसके आगे आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसका साधारण या मानक समीकरण धातु A प्लस धातु B का लवण विलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप A धातु का लवण विलयन प्लस धातु B, अर्थात धातु B इसमें मुक्त हो जाती है। जैसे CuSO4 एक्वस जलीय विलयन, Zn सॉलिड अभिक्रिया के फलस्वरूप ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, अर्थात कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक सल्फेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है तथा कॉपर धातु मुक्त होती है। अब अगला टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो जैसा कि आप टेक्स्ट में देख रहे हैं, जो हमने आपको टेक्स्ट मैसेज भेजा है उसमें देखिए, सबसे पहले के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड अर्थात सीसा, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी पारा, Ag सिल्वर अर्थात चांदी, Au गोल्ड अर्थात सोना। ये सक्रियता श्रेणी का क्रम है। इसमें पोटेशियम से लेकर के गोल्ड तक धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, यानी अर्थात के पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और Au गोल्ड सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसके साथ ही हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं और हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील हैं। ये इस सारणी से स्पष्ट होता है। अब इस सारणी का महत्व क्या है सक्रियता श्रेणी का? तो पहला महत्व है, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। उदाहरण HCl तथा H2SO4। दूसरा महत्व है इसका, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर स्थित होती हैं उन्हें उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं से अधिक क्रियाशील होती हैं। अब आपकी पुस्तक में प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करेंगे। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है?
पहला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर, सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है। यह सामान्य ताप पर जल अथवा वायु में उपस्थित नमी जलवाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जो तुरंत आग पकड़ लेती है। अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसका रासायनिक अभिक्रिया 2Na+2H2O, अभिक्रिया के फलस्वरूप 2NaOH+H2 बनता है। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलता है हमें और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 2, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। फर्स्ट, भाप के साथ आयरन और सेकंड, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम। उत्तर, फर्स्ट 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O G गैस अभिक्रिया के फलस्वरूप Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 G। तो आयरन 3Fe का मतलब है आयरन, 4H2O जो गैस स्टेट में है ये भाप है, और Fe3O4 ये हो गया आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी इसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो रही है। सेकंड में जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम दो रिएक्शन बतानी है, इसलिए इसको ए और बी से निरूपित कर रहे हैं। तो ए नंबर में देखिए Ca+2H2O अभिक्रिया के फलस्वरूप CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। बी 2K+2H2O तो 2KOH+H2 यानी पोटेशियम के साथ जल की अभिक्रिया करने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। शेष आगे की जो प्रश्नावलियाँ हैं वो हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।